हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग मीडिया। और आज के इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर BECC जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन का पोर्शन है इसे हम कवर करेंगे। और इस वाले टॉपिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके सो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है दोस्तों, है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर फर्म या फिर किसी भी एक हाउस होल्ड के लिए जो है ये वैलिड होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो है आपका मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट, कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा कमाना। ये एक किसी भी हाउस होल्ड हो गया या फर्म का हो गया, ये मोटिव होता है जनरली। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज ए होल लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, पूरे इकोनॉमी एज ए होल की स्टडी की जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी की हम बात करें, जैसे कोई भी कोलगेट हो गया, चलो कोलगेट को ही हम एक कंपनी ले लेते हैं। तो अगर हम सिर्फ कोलगेट के जो है मैन्युफैक्चरिंग, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके एक्सपेंडिचर के बारे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। पर वहीं पे अगर अगर आप एक मैक्रोनॉमिक्स लेवल पे देख रहे हो तो मैं सारे टूथपेस्ट एज अ होल की बात कर रहा हूँ। उनके एक्सपेंडिचर कितने हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, इन सब के बिहेवियर की अगर मैं स्टडी करने लग जाऊँ तो मैं इसे बोलूँगा कि आई एम स्टडिंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, इसमें हम जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट हो गया, नेशनल सेविंग्स हो गए, एक्सपोर्ट हो गया, हमारे इंपोर्ट हो गए, नेशनल एक्सपेंडिचर्स हो गए, ये सारे जनरली हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़े भाई? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज़फुल इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, फर्म्स एंड हाउस होल्ड की यूज़फुल एनालिसिस में आपको काम आता है। जैसे कि मैंने साइड में नोट्स बना रखे हैं, ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काम आता है कि नहीं। अभी जैसे हम एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। जैसे मान लीजिए जो चीज़ माइक्रो के लिए जनरली सही बैठती है ना दोस्तों, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए फिट नहीं है। क्यों फिट नहीं है? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है जो क्या कर रही है, अपने फ़ायदे के लिए लेबर्स को हायर कर रही है, मान के चलो, है ना। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो क्या करेगी, कंपनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देगी तो लेबर्स ज़्यादा आएंगे। पर अगर उसी पर्टिकुलर वेज में, जैसे 100 रुपये में पहले भी चल रहा था और 100 रुपये में अभी भी चल रहा है, तो उसमें क्या है, ऑन एन एवरेज अगर हम उसी पर्टिकुलर फॉर्म की बात करें तो उसमें तो कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। पर हाँ, अगर हम उसी पूरे सभी लेबर्स अगर अपने फर्म्स में बढ़ाने लग जाएं, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देने लग जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, लेबर का शॉर्टेज हो जाएगा और वो क्या है, वेज उनकी बढ़ जाएगी। जबकि हम एक फर्म लेवल पे अगर हम पढ़े तो उसमें वेज नहीं बढ़ रही है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है ना। तो ये तो एक फर्म्स एंड हाउस होल्ड के लिए सही है माइक्रो इकोनॉमिक्स, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल के लिए बहुत सही है कि नहीं। ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है भाई। अगर आपको पता चल गया है कि आज मेरे लेबर की इनपुट इतनी है तो मुझे इतना करना पड़ेगा, तो ऑन एन एवरेज आप एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन करोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, है ना। उसके बाद ये कि हमारे ग्रोथ को, इन्फ्लेशन को, एम्प्लॉयमेंट को, सबको पढ़ने में हेल्प करता है ऑन नेशनल लेवल। तो यही चीज़ इसमें मार्किंग की हुई है। तो नाउ आई थिंक यू कैन easily distinguish between the microeconomics and macroeconomics that is given in this portion. एक्सप्लेन वाई macroeconomics इज important। इसमें आप जैसे ही सेक्शन को स्टडी करोगे यू विल बी एबल टू आंसर अकॉर्डिंग टू मी, है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अच्छा, अभी इसमें कुछ कंसेप्ट हैं जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है। तो पहला है स्टॉक्स एंड फ्लोज। स्टॉक्स क्या होते हैं, फ्लोज क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक आपके हिसाब से क्या है भाई, घर पे आपने अनाज उगा लिया है कि नहीं, अनाज उगा लिया, उसको थोड़ी देर के लिए आपने रख लिया, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, स्टॉक। फ्लोज मतलब उसी अनाज को आपने बेच दिया तो मैं बोलूँगा ये फ्लो हो रहा है, यानी सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं। तो यही चीज़ होता है। तो स्टॉक्स को हम क्या बोलेंगे, इट रेफर्स टू ए रिसोर्स विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करता है। इसमें हम धान को लेके नहीं चल रहे, ये बस समझने के लिए मैंने आपको बताया था। जैसे मशीन हो गया, ये आपको प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। आपके पास फावड़ा है, ये आपकी हेल्प करेगा। कोई मशीन है, प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। लेबर है, लेबर भाई कल तो कुछ करके तो दे रहा है, तभी तो हमारी इकोनॉमी में फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। मनी सप्लाई, ये सारे स्टॉक्स में काउंट होते हैं, है कि नहीं। जबकि अगर हम फ्लोज की बात करें तो ये एक सर्कुलेशन की बात कर रहा है कि नहीं।
जो कि हमारे यहीं पे जैसे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट से लोगों को बोरोइंग्स मिल रही है कि नहीं, लोग लोन खरीद रहे हैं, बदले में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फ्लो, है कि नहीं। अच्छा, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, शॉर्ट रन हो गया, एक लॉन्ग रन हो गया। शॉर्ट रन में क्या है, सिंपल साइड में मैंने नोट बना रखे हैं, आप इसको फॉलो कीजिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ दिस थिंग, है ना। सो शॉर्ट रन की बात करते हैं, शॉर्ट रन में क्या है, प्रोडक्शन फैक्टर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, आउटपुट जो है मैक्सिमाइज किया जाता है इसमें, है कि नहीं। अभी और जब हम लॉन्ग रन की बात करें, इसमें क्या है, हम इन दोनों को पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर को एक फ्लेक्सिबल मान के चलते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से ढल जाते हैं, समझ रहे हो ना। और क्या है, ये इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करते हैं बहुत ही लॉन्ग रन में। ये प्राइस एंड वेज हो गए, जैसे इक्विलिब्रियम में अपने आप को ढलने की कोशिश करते हैं, और इसके बारे में हम कंसेक्यूटिव चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज सिंपली जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस कंसेप्ट, है कि नहीं, ताकि आपको नेक्स्ट फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो, जो हम नेक्स्ट कंसेक्यूटिव चैप्टर्स हम इस पर कवर करेंगे। इसमें किनीशियन थ्योरी और भी बहुत तरह के क्लासिकल अप्रोच, ये सारे हम इसमें कवर करेंगे, इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी इकोनॉमिक मॉडल्स किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इकोनॉमिक मॉडल जो है एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रियलिटी को हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा जो है इलाका है, और आपको जो है वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम लोग क्या है, गूगल मैप को प्रीफर करते हैं। गूगल मैप क्या करता है, इतने बड़े वर्ल्ड को एक बहुत ही छोटे से मैप के अंदर आपको शो करता है, और इससे आपको जाने में आसानी हो जाती है। सेम इकोनॉमिक मॉडल भी वही चीज़ होता है। तो इकोनॉमिक मॉडल क्या है, ये एक डायग्राम है या कोई एक प्रोजेक्ट है जो क्या करता है, रियलिटी को एक सिंप्लीफाइड वर्जन में शो करता है। जैसे एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है देश में, उसको आप एक मैप के या फिर बार डायग्राम के थ्रू प्लॉट कर रहे हो। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक मॉडल, यही चीज़ होती है कि नहीं। मनी सर्कुलेशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बोरोइंग्स होगी, ये सारी उसी में आपकी हेल्प करता है। पर इकोनॉमिक मॉडल क्या, एक सर्टन अजम्पशन को लेके चलता है। अभी आप जैसा मान लीजिए किसी भी एक चीज़ को अगर आप लेबर या वेज को ही लेके चलिए मान लीजिए, तो इसमें क्या आप ये थोड़ी ना कोई मतलब भीख मांग के कमा रहा है, या फिर कोई मतलब ऐसी फोकट में कमा रहा है, कोई चोरी कर रहा, तो उन सब चीज़ों को हम नहीं लेते हैं दोस्तों, है कि नहीं। इन सब चीज़ों को इसमें कैलकुलेट नहीं किया जाता है। वी जस्ट कैलकुलेट अबाउट द इनकम्स, आउटपुट, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, ये सारे, ठीक है। तो ये क्या है, उसमें हेल्प करते हैं हमें प्लॉटिंग करने में, उसको समझने में, है कि नहीं। और ये क्या, हमारे इक्विलिब्रियम को, लेवल ऑफ इनपुट आउटपुट, इन सब को समझने में ये हमारी हेल्प करते हैं। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है ग्रोथ रेट। दोस्तों ग्रोथ से क्या समझते हो आप, सिंपली अगर मैं बात करूं, ग्रोथ मतलब बढ़ोतरी। आज आपके पैसे 100 रुपये हैं, कल आपके पैसे 200 रुपये हो गए, तो आपको 100 रुपये का जो है ग्रोथ हुआ है। इसी चीज़ को मैं बोलता हूँ ग्रोथ। अब ये ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट है किस दर से बढ़ा है, समझ रहे हो ना आप, किस दर से बढ़ा है। जैसे मान लीजिए कि एक पैसा है जो 10 रुपये से 12 रुपये हो रहा है, एक पैसा है 10 रुपये से 15 रुपये हो रहा है, तो अभी इन दोनों के बीच में ग्रोथ रेट किस में ज़्यादा है दोस्तों, ऑब्वियस ही बात है 10 से 15 में जो है ग्रोथ रेट ज़्यादा है। अभी कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्लास 7th 8th में तो आपने परसेंटेज का फॉर्मूला किया ही होगा, ये वही है, बस सिमिलर है, ठीक है। जो पुराना वाला ग्रोथ रेट है, नए वाले ग्रोथ रेट से उसे माइनस करो, डिवाइडेड बाय 15 वाला जो पुराना वाला जो ग्रोथ रेट है इंटू 100 कर दो। जैसे इसमें आपका 10 रुपये से 15 रुपये हुआ है, तो 15 माइनस 10 करोगे तो 5 रुपये हो रहा है, 5 रुपये डिवाइडेड बाई आपका 10 रुपया जो कि करंट प्राइस है, उस ये सॉरी जो प्रीवियस प्राइस है उसको इंटू 100 कर दो। तो हमारे केस में क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, यानी 50% ग्रोथ रेट हुआ है, ठीक है। मतलब ये कैलकुलेशन जो है ये प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से है, ठीक है। तो इसमें जैसे हम लोगों को अगर जीडीपी ग्रोथ को कैलकुलेट करना है, तो इसमें जैसे बता रहा है जीडीपी ऑफ करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100, लेकिन इसी चीज़ को मैंने जो है ग्रोथ रेट को एक छोटे से फॉर्मूले में लिखा हुआ है। ओके, अभी नेक्स्ट है हमारा पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी हम इसे बोलते हैं, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक्चुअली पीपीसी की हमें ज़रूरत आगे भी पड़ेगी। तो अभी जैसे मान लीजिए हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, हमारे देश में रिसोर्सेस लिमिटेड है, पर हमें प्रोडक्शन जो है मैक्सिमाइज़ करना है, तो हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि कितने रिसोर्स को कहाँ पे यूटिलाइज करना है। उसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस चीज़ को जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं इसे हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी शो करता है ना। तो क्या है, इट इज़ ड्रॉन
टू शो द पोटेंशियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री। हमारे जीडीपी की पोटेंशियल, आज हम $3 ट्रिलियन में है, कल 5 ट्रिलियन बनना है, तो क्या है कि हमें उसकी पोटेंशियल को जानने के लिए वी हैव टू प्लॉट अ मैप एंड इन दैट वी हैव टू शो व्हाट शुड बी आवर पोटेंशियल इन दैट पर्टिकुलर मैप, है ना। तो ये क्या इकोनॉमिक ग्रोथ को भी शो करता है अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज अवेलेबल, जितनी अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से शो करता है। जैसे हमारे पास ये वाला कर्व है, देख लो, इसमें हमारे एक साइड में कैपिटल गुड है, एक साइड में हमारे कंज्यूमर गुड्स है कि नहीं। अब इसमें ये जो बीच में जो कर्व आ रहा है, जो ये कर्व आ रहा है, कर्व के ऊपर हमारे जो 2 पॉइंट है ई और एफ, इसमें क्या है, अगर इस कर्व के अंदर हमारा जो है प्लॉटिंग हो रहा है, मतलब इसमें हमारे जो पॉइंट्स हैं वो आ रहे हैं, मतलब रिसोर्स को हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं। पर जैसे जी पॉइंट हो गया, वो इस ग्राफ के बाहर है, मतलब वो अटेनेबल नहीं है। हो सकता है आप सपने ही देख रहे हो कि हाँ ये हो सकता है, ये हो नहीं सकता, आप रिसोर्स के हिसाब से अपने आप को चलिए। पर जैसे ए हो गया हमारे पॉइंट, इसमें डी हो गई, ये अंडर यूटिलाइज है, रिसोर्स को प्रॉपर यूज़ नहीं कर रही है। हमारे पास बंदा है, काम करने के लिए बैठा है, पर क्या है, हम इसे प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे। सो ये सिचुएशन कवर कर रही है ए और डी में, है कि नहीं। अच्छा, तो आउटपुट गैप अगर हमें पता करना है तो पोटेंशियल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, है कि नहीं। जैसे हमारी एक्चुअल है $3 ट्रिलियन की, मान लीजिए हमें अचीव करना है 5, तो ये जो $2 ट्रिलियन है, जो बीच में जो 5 - 3 करने के बाद आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं आउटपुट गैप, ठीक है। ओके, अभी इसमें जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना दोस्तों, ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से इस लेक्चर को सुना होगा, और एक बार आप पढ़ेंगे आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है कि नहीं। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ की इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है, इसमें मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो आप पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ के कंसेप्ट को समझ रहे हैं। अच्छा देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए ज़रूरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो हमारे पास इनकम हो जाएगी। इकोनॉमिक अगर ग्रोथ होगी तो हमारे पास इनकम होगा, अगर इनकम होगा तो लोग कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, लोग सेव ज़्यादा करेंगे, है कि नहीं। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो भाई गवर्नमेंट तो इनडायरेक्ट टैक्स लगा ही रही है हमारे ऊपर, टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स रेवेन्यू लोगों के पास, गवर्नमेंट ज़्यादा लेगी लोगों से गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे लेगी, तो हमारी नेशनल जीडीपी जो है बढ़ेगी, नेशनल जीडीपी बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट और पब्लिक सोर्सेस, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, पब्लिक सर्विसेज ज़्यादा हो जाएंगी, है कि नहीं। यही तो सिंपल फंडा है दोस्तों, इस चीज़ को हम आगे भी कवर करेंगे। अभी एक इसमें रूल ऑफ 70 के बारे में बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है कि जैसे हमारे पास कोई भी एक सर्टेन अमाउंट है, आप बैंक से 10% के हिसाब से आप जो है सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट ले रहे हो, ऐसा मान के चलो। तो अगर आपको पता करना आपका पैसा कितने में डबल हो जाएगा, तो 70 से उस इंटरेस्ट रेट को डिवाइड कर दो। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे 10% मेरा इंटरेस्ट है, 70 का हमारा रूल है, 70/10 लगा देंगे तो 7 साल हमें लगेगा 10% के हिसाब से हमें पैसा डबल करने में। आप इसे प्रिंसिपल रेट टाइम के फॉर्मूले में लगा के देखिए, आंसर वुड बी सेम। ओके, अभी इकोनॉमिक ग्रोथ दोस्तों अलग होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या है, हमारे इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रहा है, जैसे जीडीपी बढ़ रही है, जीएनपी बढ़ रहा है, इन सब को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आपके यहाँ पे घर के आसपास कोई रोड बन रहा है, कोई पब्लिक फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, कोई पब्लिक हेल्थ केयर बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, है कि नहीं। अच्छा, अभी इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ही तगड़ा यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है। इन्फ्लेशन मतलब क्या समझते हैं आप, पैसे में बढ़ोतरी। आज कोई चीज़ 10 रुपये की है, कल वो 15 रुपये की होगी, हमने बोला भाई हर चीज़ तो 5 रुपये आपने तो बढ़ा दिए हैं पैसे, ये तो 5 रुपये महंगा हो गया है कि नहीं दोस्तों। इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं आज 5 रुपया हो गया, कल 7 रुपया हो गया, फिर अगले दिन 4 रुपया हो गया, इसे इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। अच्छा, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों इंटर रिलेटेड है, कैसा भी देखते हैं। प्राइस किसी चीज़ की बढ़ेगी, लोग कम खरीदने लगेंगे, कोई चीज़ महंगी होगी तो लोग कम खरीदेंगे, लोग कम खरीदेंगे यानी ऑटोमेटिक डिमांड कम हो रहा है, डिमांड कम होगा, सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम होगा तो फिर लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तो दोनों इंटर रिलेटेड है दोस्तों, जितनी इन्फ्लेशन होगी उतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, समझ रहे हो, ये चीज़ होता है, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो जीडीपी ऑटोमेटिक कम होती जा रही है कि नहीं।
हम रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज करेंगे, फिर वही पीपीसी का हमारा कंसेप्ट आ जाएगा, है कि नहीं। ओके, अभी इसमें जो है बिजनेस साइकिल के बारे में बताया गया है। बिजनेस साइकिल आपको मोटा मोटा मैं बता देता हूँ होता क्या है। आज हमें इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इकोनॉमी हमारा ग्रोथ करना चाहिए, हम हर कोई चाहते हैं कि जीडीपी हमारी बढ़े। अगर जीडीपी हमारी बढ़ानी है तो भाई सीधी सी बात है कि हमें जो है इसके कभी हाई ग्रोथ रेट देखने को मिलेंगे, कभी लो ग्रोथ रेट देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर इसी को हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल। कभी जो फ्लक्चुएशन इनके बीच में आता है ना, इसी को मैंने सिंपल फ्लक्चुएशन और ग्रोथ रेट को ही बिजनेस साइकिल बोलते हैं। इसके 4 फेजेस हैं हमारे पास। एक्सपेंशन हो गया, रिसेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया एंड रिकवरी हो गया। एक्सपेंशन मतलब बिजनेस साइकिल को जो है बढ़ाना, बिजनेस को बढ़ाना, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है, अपने बिजनेस को बढ़ाना। रिसेशन मतलब नमी, रिसेशन का मतलब होता है कि उस किसी भी चीज़ में जो है मतलब उसके ग्रोथ रेट में कमी हो जाना। जैसे होता है ना, जैसे कोई भी, जैसे कोरोना वायरस आ गया था तो इसमें क्या थोड़ा धीरे धीरे क्या इकोनॉमी हमारी डाउन चली जा रही थी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब वो डाउन जाती रहती है उसी को हम बोलते हैं रिसेशन। डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में आपने सुना ही होगा। क्या था ग्रेट डिप्रेशन में, किस तरह से हमारी वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमी बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई थी। तो उस फेज़ को बोलते हैं हम डिप्रेशन। और रिकवरी मतलब आपको पता है, जो डिप्रेशन हुआ है, जो रिसेशन हुआ है, जो हमारे इकोनॉमी में जो रेट में कमी आई है, उस चीज़ को रिकवर करने को ही हम बोलते हैं रिकवरी, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 फेजेस। और इसमें हमारे जो मेन क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है आप इनके आंसर्स कर पाएंगे। जैसे इसमें बता रहा है वाई इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट, ये अभी हमने पढ़ा है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में भी हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस साइकिल भी पढ़ा है कि नहीं। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी हेल्प करते हैं इसमें तो हमें क्या थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, एंड ऑब्वियसली वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर मेकिंग मोर वीडियोज़ अबाउट दिस सीरीज एंड वी विल हेल्प यू अलॉट। इन केस you have any doubt, you can simply comment us and we will help you as much as possible. Okay, thank you and have a nice day.